यहाँ राशन खत्म हो गया है, कूपन भी खत्म हो गया है। यहाँ पर आकर अपना समय बर्बाद ना करें, वरना आप पर लॉकडाउन तोड़ने का केस हो सकता है। मैं बहुत मजबूर हूँ। आंसू क्या आ रहे हैं, आंसू आ ही गए मजबूरी से। मजबूरी से आंसू आ गए? क्या मजबूरी है? पुराना काट है हम पे, तो वो डेट ना है। डेट नहीं है? डेट ना है। ये खाने पीने से परेशान है, राशन मिल रहा नहीं हमको। और ये 15 दिन हो गए इसके भरे हुए फार्म को। कहीं जाते हैं वो कहते उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, कोई सुनवाई हो रही नहीं है। जैसे मैं मुसीबत में हूँ, जैसी पूरी बस्ती में जैसी होगी तैसी होगी, पर मैं अपनी मुसीबत बता रही हूँ। इतनी मुसीबत में हूँ कि जाकर मैं कहना रही कुछ। घर में मुश्किल है, मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ अभी आपको। हाँ, बहुत मुश्किल है घर में। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। राष्ट्र के नाम संबोधन हो गया प्रधानमंत्री का। उसे आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सेक्टर का, एमएसएमई सेक्टर का ब्यौरा पेश कर दिया। लेकिन पूरे राष्ट्र के नाम संबोधन में मजदूरों की उस व्यथा का कहीं कोई जिक्र नहीं आया जिसके बारे में हम या हमारे मीडिया साथी दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मजदूरों के इस तकलीफ के बारे में, पैदल चलने वाले मजदूरों की इस तकलीफ के बारे में कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने दूसरी तरह से जरूर कहा कि हमारे श्रमिक भाई इस दौरान बहुत तपस्या कर रहे हैं, त्याग किया है उन्होंने। ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्थिति महसूस नहीं की होगी। इतना ही कहा है। अब आप सोचिए, त्याग, तपस्या और तप के बारे में सोचिए। क्या ये मजदूर किसी विशेष प्रयोजन के लिए, मकसद के लिए, मन्नत के लिए पैदल चल रहे हैं? इस तपती गर्मी में नंगे पांव भूखे मर रहे हैं डिहाइड्रेशन से, या दुर्घटनाओं से बिना खाए हजारों किलोमीटर की यात्राएं कर रहे हैं? क्या ये मजदूर तप और त्याग कर रहे हैं? तप और त्याग करते तो उनका व्यक्तिगत निर्णय होता कि चलो जंगल, वहां हम तपस्या करेंगे, दधीच की ऋषि की तरह अपने हड्डियों को गला देंगे, कंकाल में बदल जाएंगे। लेकिन ये इन मजदूरों को सरकार की नाकामियों ने मजबूर किया कि वो पैदल धक्का खाएं और हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के लिए मजबूर हों। इसलिए तप और त्याग हर जगह ये रूपक फिट नहीं होता है। आज भी मजदूरों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं की खबरें आती रहीं। बिहार के पास गोपालगंज में दिल्ली से चले मजदूर जो ट्रक पर सवार थे, जब ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और तेजी से ब्रेक लगाया तो छत पर बैठे 2 मजदूर नीचे गिरकर मर गए। दशरथ मंडल और सुशील मंडल, इनमें से एक मालदा जिले के हैं, बंगाल के, और दूसरे दुर्गापुर के। उसी तरह से कानपुर के पास बड़ी दुर्घटना हो गई जिसमें कई मजदूर घायल हो गए और 2 की मौत हो गई। यूपी में ही चित्रकूट के पास एक मजदूर की दुर्घटना में मौत हो गई। झारखंड में एक मजदूर जो नागपुर से 8 मजदूरों का दल पैदल के लिए चला था, डिहाइड्रेशन से एक मजदूर रवि मुंडा की मौत हो गई। क्या ये तप और त्याग कर रहे थे जिसे आप महसूस कर रहे थे? आप मुझे बताइए। यही नहीं, नीलेश मिश्र की कहानी को हम किस तरह से बताएं। नीलेश मिश्र मध्य प्रदेश के उमरिया से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर अपने पिता को लेकर जा रहे थे। पिता केशव मिश्र की तबीयत रास्ते में खराब हो गई तो उन्होंने सोचा कि कोरिया, वो दक्षिण कोरिया नहीं ना उत्तर कोरिया, छत्तीसगढ़ के कोरिया के अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कराते हैं। पुलिस ने रास्ता रोका और प्रक्रियाओं को समझने समझाने में इतना वक्त लग गया कि केशव मिश्र की मौत गाड़ी में ही हो गई, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तरह की घटनाओं का दस्तावेज कौन तैयार करेगा? देश की बात तैयार कर रहा है। हमारे संवाददाता जोखिम उठाकर ऐसी कहानियों के पीछे भाग रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं। आज हमारा फोकस जो है वो राशन की दुकानों पर है। आप जानते हैं कि 80% जो मजदूर हैं, कामगार हैं, वो कोई सैलरी पर नहीं है, वो दिहाड़ी कमाते हैं। 20 दिन कमाते हैं, 25 दिन कमाते हैं। उनकी कमाई इतनी कम होती है कि वो राशन की दुकानों पर निर्भर होते हैं। सरकारों ने कोविड-19 के बाद, तालाबंदी के बाद राशन देने का ऐलान तो किया, मगर हर जगह पूरा सामान नहीं दिया। कहीं सिर्फ चावल दिया
और जहां दाल दिया या गेहूं दिया तो गेहूं मिल रहा है तो चावल नहीं, चावल मिल रहा है तो गेहूं नहीं। एक और चीज हमारे संवाददाता देख रहे हैं कि यहां आने वाले वो लोग भी हैं जो कल तक जिन्हें आने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है। अनुराग द्वारी से हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश की राशन की दुकानों का जायजा लिया है, लेकिन हम इस तस्वीर को आपको दिखाना चाहते हैं जो अनुराग ने हमसे आपके लिए भेजी है कि आप देखिए कि किस तरह से एक पिता अपनी पत्नी और बच्चे को रास्ते में थक गया होगा तो लकड़ी का जोड़कर, पटरे जोड़कर ट्रॉली बनाई है उसने, और उस ट्रॉली को वो खींचता हुआ चला आ रहा है। क्या ये मजदूर, ये आदमी तप और त्याग कर रहा है? किसके लिए त्याग कर रहा है? कि मिडिल क्लास के लोग जिन्हें इस पैकेज में अभी तक कुछ मिला नहीं है, नजर नहीं आ रहा है, जो इस बात से नाराज हैं कि वो खुद चुप हैं, लेकिन मैं उनके लिए क्यों नहीं बोल रहा हूं, मैं तो तैयार हूं, जबकि वही नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कौन तब त्याग कर रहा है? क्या ये मजदूर त्याग कर रहा है, तप कर रहा है? क्या इसने बरगद बाबा से, पीपल के पेड़ से मन्नत मांगी थी कि वहां पहुंचकर हम राष्ट्र के कल्याण के लिए जल चढ़ाएंगे? ऐसा तो नहीं था। अनुराग, इन तस्वीरों के संदर्भ में मेरा सवाल आपसे यही है कि राशन की दुकानों पर आप क्या देख रहे हैं? जरूर राशन सरकारें दे रही हैं, लेकिन जो कमियां हम सबको पहुंचानी चाहिए सरकार तक, वो और जो सामाजिक आर्थिक बदलाव है उसके बारे में बताएं अनुराग। बिल्कुल रवीश जी, देखिए राशन की दुकानों में दो चीजें हैं। पहली तो यहाँ पर सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार की अगर बात करूं तो 25 श्रेणियों में उसको वर्गीकृत कर दिया था कि जिनके पास अगर बीपीएल के कार्ड नहीं है, शहरी गरीब हैं, तो उनको भी राशन दिया जाएगा। और उनको कहा गया था कि 5 किलो आपको राशन, या तो आपको 5 किलो चावल या फिर 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, ये सारी चीजें साथ में नमक मुफ्त में दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो बीपीएल वाले थे उनको 3 महीने और उनका कहा गया था कि केंद्र सरकार की तरफ से भी जो राशन मिला है वो भी मुफ्त में दिया जाएगा। अब हकीकत ये है कि राशन मिल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि राशन मिल नहीं रहा है, राशन मिल रहा है। लेकिन जैसे आज हम जिन दुकानों में गए हैं तो इस महीने का राशन, यानी अगर गेहूं या फिर चावल की बात करें तो आज 13 तारीख हो गई है, आया नहीं है। पिछले महीने का उनको मिला था, 3 महीने का मार्च में ही कह दिया गया था कि गेहूं मिल गया है। लेकिन इसके अलावा जब से घोषणा हुई है दाल की, तो कुछ दुकानों में दाल 1-1 किलो मिल गया है, कहीं मिला नहीं है। कुछ महिलाएं ऐसी मिली हैं जो किसी घर में घरेलू सपोर्ट का काम करती थी और उसके बाद अब उनके पास नौकरी नहीं है, खाना बनाने जाती थी, लोग बुला नहीं रहे हैं, ऐसे में उनके पास कुछ विकल्प नहीं है। वो 4-4 दिन से इन दुकानों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उनको खाने को गेहूं हो या राशन की और दूसरी चीजें हो वो मिल नहीं रही हैं। जो दुकानदार हैं उनकी अपनी दिक्कत है, उनका कहना है कि इस महीने का कोटा नहीं आया है, जब आएगा तो बांट देंगे। अब अगर आधे महीने कोटा नहीं आता है, पेट की भूख तो नहीं समझता ना कि 13 तारीख हो गई, उसको तो 1 तारीख से ही भूख लगेगी। तो ये जो कोटा नहीं आया है और ये जो बीच बीच में, जबकि हमारे सारे सरकारी गोदाम राशनों से भरे पड़े हैं और इस बीच में कोटा नहीं है। जी रवि जी, जी आप कुछ कह रहे थे। जी अनुराग, मेरा सवाल यह है कि क्या आप बता सकते हैं कि चावल, नमक या सिर्फ गेहूं देना या चावल और गेहूं देना इनके लिए पर्याप्त होता है क्या? पौष्टिकता का भी, न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना होता है। तो बाकी क्या आपकी बातचीत में ये कहीं से निकल कर आई है कि वो बगैर सब्जी के चावल और नमक खा रहे हैं? जी बिल्कुल यही बात है, वो बार बार यही कह रहे हैं कि वैसे तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, ऐसे में अगर रोटी बना लेते हैं गेहूं की तो उसको नमक के साथ खा लेते हैं, या चावल बना लिया, अब चूंकि दाल भी मिल रही तो दाल चावल खा लिया। कहीं कहीं से आसपास से अगर कोई सब्जी का जुगाड़ कर पा रहे हैं तो वो उनके लिए एक तरह से लग्जरी हो जा रही है। तो पौष्टिकता तो बिल्कुल नहीं है खाने में, लेकिन अभी सिर्फ फिलहाल उनकी प्राथमिकता ये है कि किसी तरह से कार्बोहाइड्रेट मिल जाए तो कम से कम अपने शरीर को जिंदा रख सकते हैं, इस हिसाब से उनको खाना मिल रहा है। जैसा आपने शुरुआती अपने उद्बोधन में वो जो तस्वीर दिखाई थी वो किस तरह से एक मजदूर की थी, अगर हम उसको फुल स्क्रीन पर दिखा पाए तो ये मजदूर जो हैदराबाद से चलता हुआ आ रहा है, उसकी पत्नी गर्भवती है, 2 साल की छोटी बिटिया है, और वो लकड़ी की गाड़ी बना करके 800 किलोमीटर दूर वो हैदराबाद से बालाघाट पहुंच चुका है। 17 दिन का सफर उसने तय किया है। साथ ही साथ एक और तस्वीर हमारे पास आज इंदौर हाईवे की आई थी, जहां पर एक आदमी, पहले उसकी भाभी ने भी थोड़ी दूर चलाया क्योंकि 2 बैल थे, एक बैल की मौत हो गई, तो वो खुद लेके, अलग अलग उसकी कहानियां, कोई कह रहा है कि घर से 5.5 किलोमीटर ही दूर था, कोई कह रहा है 17 किलोमीटर ही दूर था, लेकिन जो भी दूरी होगी ये कम से कम एक और भयावह तस्वीर है कि वो इन सड़कों को जो खुद उन मजदूरों के हाथों से बनी है, वहां पर अपने बैल की जगह जुत करके उसको घर लेकर जाता है कि उसको खेती के कुछ काम करने हैं। दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं जी
जी वही मैं बता रहा था कि ऐसे में जी। जो पहली ये कहानी थी जिस तरह कि वो से हैदराबाद से एक मजदूर चला हुआ आ रहा है 17 दिन का सफर तय करके, उस बीच में कितने राज्य पड़े होंगे, कितनी सारी पुलिस, कितनी सारी व्यवस्था लगी होगी, उन सब ने उस तस्वीर को देखा होगा। कैसे हैदराबाद से चलकर कोई बालाघाट पहुंच जाए, तब मीडिया की नजर पहुंचती है, तब जाकर वो तस्वीर दिखती है। ये जितनी बातें होती हैं फाइलों में कि हमने इतने मजदूरों को पहुंचा दिया, जैसे मध्य प्रदेश कह रहा है हमने 2.5 लाख मजदूरों को पहुंचा दिया, कोई राज्य सरकार कह रही है हमने इतने मजदूरों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए, हम जो हमारे अप्रवासी लोग हैं उनको बुलाने के लिए जतन कर रहे हैं, तो ये जतन हो कहाँ रहे हैं? हम रोज ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर जगह से खड़े होकर दिखा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पूरी तरह से व्यवस्था फेल है, लेकिन बहुत हद तक ये व्यवस्था फेल है, ये तो हम जरूर कह सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। जी, और आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने साफ साफ इनके बारे में, जब उनका इतनी सारी खबरें आई, उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा। उन्होंने एक जनरल बात जरूर कही कि वो मजदूरों ने इस दौरान बहुत तप और तपस्या की है। तो निश्चित रूप से ये तप और तपस्या कोई मजदूर तो नहीं करना चाहेगा कि अपने छोटे से बच्चे को इस तरह से जलती हुई सड़क पर चलाता हुआ ले जाएगा। सौरभ हमारे साथ हैं दिल्ली से। सौरभ, मैं आपको एक बात बताऊं कि पीस रेट जो है, बहुत सारे दिल्ली में हजारों या लाखों की संख्या में मजदूर ऐसे हैं जो रोज की एक मजदूर, जैसे हम शर्ट में बटन लगाते हैं तो इसका एक रेट होता है, तो 1000 शर्ट में आप बटन लगाएं या कॉलर में ये क्लिप लगाएं तो उसके 10 रुपए या 20 रुपए मजदूरों को मिलते हैं। तो ऐसे लोगों के पास बहुत कम आर्थिक स्थिति क्षमता होती है, ये लोग भी अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली में क्या सिर्फ चावल मिल रहा है, और अगर सारी चीजें मिल रही हैं तो क्या वो मुफ्त मिल रही हैं? और आपने जो देखा सौरभ, वहां पे जो आर्थिक स्थिति से अपना जो मूल्यांकन आप देख रहे हैं कि इनके सोशल स्टेटस में, आर्थिक हैसियत में गिरावट आई है, उसका ब्यौरा दीजिए। मैं अब नहीं पूछूंगा, आपने जो देखा है वो बताइए। देखिए रवीश जी, इस बार हम साउथ दिल्ली के मदनगीर में हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है राशन खत्म हो गया है, राशन पर बात कर रहे हैं। ये स्कूल है जहाँ पर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें ई कूपन से राशन मिलता है, और यहाँ पर काफी दिनों से राशन नहीं आया। सोचिए, जब हम यहाँ पर खड़े थे लाइव करने के लिए तो हमारे पास ये महिला आई और हमसे पूछने लगी, बोले भैया आप मीडिया से बता सकते हैं राशन कब आएगा? और ये वो लोग हैं जो कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। इनका बेटा है ये अमन, ये रेडी पर शर्ट पैंट बेचता था, महीने में लगभग 20,000 तक कमा लेते थे, लेकिन 3 महीने से बिक्री नहीं हुई है और अब ये सरकारी राशन पर निर्भर कर रहे हैं। आप बताइए यहाँ पर क्यों आई थी? और के लिए आए थे हम। तो राशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या अपने राशन कार्ड की काम था, मतलब हम अपना कमा रहे थे, खा रहे थे, काम बिल्कुल ही बंद हो गए, तो खाने को भी तो चाहिए। आधार कार्ड से हमने वो भी किया, जब भी हमें तो राशन नहीं मिला। अमन ने बताओ, आप क्या करते हो? आपकी उम्र कितनी है? मेरी 25 उम्र है। लगभग कितना कमा लेते थे? क्या करते थे आप? 10-12 हजार। 10-12 हजार कमा लेते थे। तो कभी जरूरत नहीं पड़ी राशन की, सरकारी राशन की? नहीं, लेट से खाते थे, अपना अच्छा खाते थे और अच्छा रहते थे, लेकिन जब से ये हुआ, जब से हमें इतनी दिक्कत हो गई कि बस। तो रवीश जी, आप जो बात कह रहे थे कि एक पूरा तबका है जो गरीब हो गया, जो लोअर मिडिल क्लास था, वो गरीब हो गया। ये 10-12-15 हजार रुपए कमाते थे, अब 1 भी रुपए नहीं है, घर का किराया भी देना है, तो अब ये सरकारी राशन पर निर्भर कर रहे हैं। देखिए दिल्ली की बताएं तो दिल्ली में रवीश जो राज्य सरकार है, दिल्ली में मिल क्या रहा है सौरभ? और 1 किलो चावल देती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जो जी बिल्कुल जी रवीश, तो दिल्ली सरकार जो है, जो राशन कार्ड जिनके पास है, उन्हें 4 किलो चावल, माफ कीजिएगा 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दे रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री योजना भी इसमें क्लब हो गई, तो अब लगभग इनको प्रधानमंत्री योजना के साथ क्लब होने के बाद 8 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिल रहा है, साथ में किट भी दी जा रही है। अगर माने सरकारी आंकड़ों की तो अरविंद केजरीवाल लगभग 1 करोड़ लोगों को, ये उनका दावा है कि उन्होंने राशन पहुंचा दिया है, जिसमें से 20 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उन्हें ई कूपन से राशन दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब भी लगभग 20 से 25 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और ई कूपन मिला है, और ई कूपन की जो तारीखें हैं वो 20 से 25 दिन बाद की मिली है। जैसे कि हमें यहाँ पर ही एक नीरू मिले, नीरू की तनख्वाह थी 10,000 रुपए, लेकिन वो नौकरी चली गई उनकी, और उन्होंने कूपन जो अप्लाई किया उसकी तारीख मिली थी उन्हें 15 अप्रैल की, सुनाना और चाहते आज हैं 13 मई हो गई। सोचिए 1 महीना हो गया, लेकिन अब तक उनको राशन नहीं मिल पाया है। तो पूरा एक तबका देखिए, जब यहाँ पर खड़े हो रहे हैं आकर के, आप देखें यहाँ लगातार लोग आते जा रहे हैं। आप बताइए आपको क्या समस्या है? मैंने मार्च में अप्लाई किया था ई कूपन के लिए, आज देख लीजिए 14-15 मई हो गया, अभी तक एक बार भी मेरा नंबर नहीं आया। वेटिंग लिस्ट दिखा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड, राशन नहीं मिल रहा है। कब तक, दिन में कितनी बार आके आप चेक करती हैं यहाँ पे? मैं तो जब भी यहाँ इस रोड से जाती हूँ हमेशा पता करती हूँ। तो आप लोगों की ये स्थिति कैसे? क्या राशन कार्ड कभी जरूरत पड़ी? पहले नहीं, आपको नहीं पड़ी?
नहीं, राशन कार्ड की जरूरत पड़ी, अप्लाई भी किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर जाते तो वो कहते हैं 2020 में आएगा। आज देख लीजिए, अभी तक कोई राशन कार्ड का स्टेटस नहीं मालूम, कोई राशन कार्ड नहीं मिला, कोई ई कूपन नहीं हुआ, एक बार भी मुझे राशन नहीं मिला। राशन तो ऐसे तमाम लोग हैं जो यहाँ हमें देखकर आ गए अपनी व्यथा बताने के लिए। देखिए रवीश, ऐसा नहीं कह रहे जैसे कि अनुराग कह रही सरकार राशन नहीं दे रही, सर मैं आपको रोकना चाहता हूँ, लोगों को मिल भी रहा है, लेकिन ये लोग इतनी तादाद में हैं और ये वो लोग हैं जो 10 से 12-15 हजार रुपए कमा रहे थे, घरों में रहते हैं, घरों का किराया भी देना है, वहां पर भी दबाव है। और ये वो लोग नहीं है जो भीख मांग के खा लें, थोड़ा स्वाभिमान को उनको लगता है कि नहीं वहां पे अगर लाइन लगा के खाते हैं तो हमें नहीं लगता कि हमें लाइन लगा के खाना चाहिए क्योंकि हमने अब तक स्वाभिमान से कमाए खाया है। अब ये सरकारी राशन पर निर्भर हो गए हैं, तो सरकारों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बहुत लाखों लोग हैं जिनको अभी तक राशन नहीं मिला, उन तक कैसे पहुंचा जाए। सौरभ, मैं रोकना चाहता हूं, आपने जो सुबह नीरू से बात की थी वो नीरू का बयान हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए। उन्होंने ई कूपन अप्लाई किया था, इनको 15 अप्रैल को डेट मिली थी कि आपको 15 अप्रैल को राशन दिया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कलेक्शन डेट 15/4 यानी 15 अप्रैल, और आज हो गया 13 मई यानी 1 महीने लगभग हो गया और अब तक इनको राशन नहीं मिला है, जबकि डेट 1 महीने पहले की थी। ये पहले मैं कमा रहे थे और खा रहे थे, तो ये सबको कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? 10,000 रुपया मिल रहा था। 10,000 मिल रहा था, तो पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी? नहीं पड़ा हमको। और जो है सो अभी जो है सो 3 महीने से हमको बंद कर दिया ये पैसा भी देना, और ये खाना वाना भी बंद हो गया, तो मैं ये खाना ले जाते हैं स्कूल से। तो ये कहानी क्या बता रही है? ये कहानी ये बता रही है कि पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी, आधार, तरह तरह की शर्तों को लगाकर अलग अलग राज्यों ने राशन की दुकानों से लोगों को हटाया ताकि वो बाजार से खरीदने के लिए मजबूर हों। तभी तो यहां पर इतनी संख्या आ रही है। अब जब राज्य सरकारें ई कूपन दे सकती हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास व्यवस्था थी, उनके पास ये फैसला करने की क्षमता थी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को राशन कार्ड की व्यवस्था में ला सकते थे। मगर अब सभी सरकारों का जोर है कि कम से कम लोग राशन कार्ड में रखे जाएं। दिल्ली में तो फिर भी 7-8 आइटम्स की चीजें दी जा रही हैं, लेकिन यहां भी देखिए समस्या इस तरह से आ रही है। धारावी के एक राशन दुकानदार ने यह बयान हम आपको सुनाना चाहते हैं। उसने कहा कि सस्ता अनाज दिया जा रहा है, लेकिन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खत्म हो गई है कि वो सस्ता अनाज लेने के लिए भी उनकी दुकान पर लोग नहीं आ पा रहे हैं। नहीं रहेगा, पैसे का अभाव है उनके पास, इसके लिए पब्लिक बराबर आ नहीं रही है दुकानों पे। वैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे आते रहते हैं थोड़ी देर पर। वही जो फ्री का राशन आएगा 15 तारीख के बाद में, तो उसी में थोड़ा पब्लिक दिखती है, ज़्यादा इकट्ठा होती है, बाकी ऐसे थोड़े आते रहते हैं। अब हम चलेंगे आगरा की तरफ, जहां रवीश हैं। हम रवीश से बात करने से पहले उन्होंने जिन लोगों से बात की है, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में देश ज्यादा बोले, हम लोग थोड़े सीमित तरीके से बात करें। तो रवीश ने जिन लोगों से बात की है उसकी एक झलक दिखाना चाहते हैं। पुराना काट है हम पे, तो वो डेट ना है, डेट ना है। ये खाने पीने से परेशान है, राशन मिल रहा नहीं हमको, और ये 15 दिन हो गए इसके भरे हुए फार्म को। कहीं जाते हैं वो कहते उधर चले जाओ, कोई सुनवाई हो रही नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि सबको राशन दिया जाएगा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है नहीं दिया जा रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। मांग रहे हैं, खा रहे हैं, कब तुम मारा कोई दे रहा ताको ले रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब झूठ बोलता ना, कोई दे दे तो ताको खा रहे हैं, ऐसा चल रहा। और 2 महीना था मैंने 4 बदनामी के मारा काट रही हूँ मैं। जैसे मैं मुसीबत में हूँ, जैसी पूरी बस्ती में जैसी होगी तैसी होगी, पर मैं अपनी मुसीबत बता रही हूँ। इतनी मुसीबत में हूँ कि जाकर मैं कहना रही कुछ, इतनी मुसीबत में हूँ। और जब काटक को लेकर जाती हूँ के जरा, तो कहता मारते मिलेगा। जब आई 2 महीना पीछे आई 4 महीना है, 4 महीना से ना दिया, और 4 महीने से फिर कहेगा एक दाना भी ना चावल दिए ना गेहूँ दिए, कुछ नहीं। और कहते हैं अरे जब घर की खेती है तो तुम्हें दें। तो रवीश हमारे साथ है। रवीश, आप राशन की दुकानों पर गए, क्या अब आपको कारण समझ में आया कि मजदूर क्यों बाहर जाने के लिए, अपने गांव की तरफ जाने के लिए रिस्क उठाने के लिए मजबूर हुए हैं?
योगी जी रोज बताते हैं कि करोड़ों लोगों को वो मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, लाखों टन अनाज अब तक दिया गया है, दिया भी जा रहा है, लेकिन ये विकराल क्यों है ये समस्या? जी देखिए रवीश जी, आगरा में तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा लोग जूते के उद्योग से उनकी रोजी रोटी चलती थी। आज की तारीख में लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 1.5 महीने से जूता जो उद्योग है वो पूरी तरीके से बंद पड़ा है। और जो जूता उद्योग से छोटे मोटे काम से जुड़े हुए थे, जैसे कि कोई सोल बना रहा था, कोई जूते की सिलाई करता था, तो ये सारे लोग आज की तारीख में अगर हम बात करें तो इनके पास में पैसे नहीं हैं। और ये वो लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत इनके लिए ये है, ये सारे लोग जिनकी बाइट अभी कुछ देर पहले चली है, ये सब आगरा के स्थानीय लोग हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि सरकारी राशन अगर नहीं मिलेगा तो इनकी हालत आज बहुत ख़राब हो जाएगी। एक शख्स से हम मिले, उनका नाम था विनोद कुमार। वो हर रोज़ जो है वो 24 जोड़ी जूते तैयार करते थे और उसके बाद में बड़े बड़े शोरूम को बेचते थे। आज तक उनको कभी फील नहीं हुआ था कि सरकारी राशन की उन्हें ज़रूरत है, लेकिन 10 दिन पहले उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया सरकारी राशन लेने के लिए। आज तक अभी तक उनके पास में उस ऑनलाइन एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं आया है। अब वो दिन भर जो है वो दिन में 2 बार कम से कम जो है वो अनाज और राशन की दुकान पर पूछताछ करने जाते हैं। ऐसे तमाम सारे लोग हैं आगरा में जो ये उद्योग बंद होने के वजह से अब वो राशन की दुकानों पर उनको कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। हालांकि कल हमारी आगरा जब मैं बैठक में था तो एक आगरा से ही एक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके प्रतिनिधि मेरे पास धीरे से आए और वो कान में बोलने लगे कि हमारे मंत्री जी ने 1000 लोगों के लिए चिट्ठी लिखी थी कि इनका तुरंत राशन कार्ड बनाया जाए। 1 महीना हो गया चिट्ठी लिखे हुए, बना केवल 150-200 के करीब में राशन कार्ड। तो ये हालत एक राज्य मंत्री के चिट्ठी की है, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर राशन कार्ड कितने लोगों का बन रहा होगा। आगरा का जिला प्रशासन कहता है कि अप्रैल में 12 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक उसने तकरीबन 8 लाख लोगों को मुफ्त में राशन दिया। लेकिन मई का अगर आप आंकड़ा पूछो कि मुफ्त में कितने लोगों को राशन दिया, तो ये उनके पास में कोई आंकड़ा नहीं है, अभी आंकड़ा नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि रवीश हो या सौरभ हो या पूजा हो या अनुराग हो या कल अभिषेक ने मुंबई से जो बताया था, राशन की दुकानों पर अलग तरह का हिंदुस्तान नजर आ रहा है। ये वो हिंदुस्तान है जो न्यूज चैनलों की स्क्रीन से गायब कर दिया गया है, अभी नहीं बहुत पहले से ही। तो आप देख रहे हैं कि संकट की मार कितनी गहरी पड़ी है तालाबंदी के कारण कि राशन की दुकानों पर उन्हें जाना पड़ रहा है। सरकारें ऐलान कर रही हैं, आप खुश हो जा रहे हैं, इतने लाख मीट्रिक टन का वितरण किया गया, लेकिन आप उसे यह नहीं देख पा रहे कि उस लाख मीट्रिक टन के वितरण के बाहर भी लाखों लोग अभी भी बचे हुए हैं जो एक वक्त के भोजन का इंतजार कर रहे हैं, जो पहले कभी राशन की दुकानों पर नहीं जाते थे। रवीश ने जिस प्रभावशाली मंत्री के बारे में बताया, अगर ये बात सही है, सूत्रों के हवालों कान की बात है कि 1000 चिट्ठी लिखने पर अगर 150 को राशन मिला है, तो इसका मतलब है कि हमने इतने वर्षों में अपनी राशन की व्यवस्था को सुखा दिया था और आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए तरह तरह के मिनिमम गवर्नेंस के नाम के स्लोगन गढ़ दिए गए थे। लेकिन ब्रेक में जाएंगे और लौट कर आएंगे तो मनीष और गजाली से बात करेंगे कि बिहार की सीमा पर पंजाब में जाने को लेकर मजदूरों की क्या स्थिति है पहुंचने के बाद भी। मगर मुंबई से ये मजदूरों की ये जो तस्वीर आ रही है, आप देखिए कि मजदूरों के भीतर की बेचैनियां कैसे धीरे धीरे बढ़ रही हैं। लॉकडाउन लगा, ना तो राशन देता है ना तो कुछ देता है, और पेमेंट के लिए बोलेगा तो सीधा बोलता है कि आवाज करेगा तो खाना और पानी वो भी बंद कर देगा। सरकारी खाना अटल का आता है एक टाइम का, वो भी बोलता है कि बंद कर देगा तुम लोगों का। हम लोगों को पेमेंट चाहिए, हम लोग कहाँ जाएगा, हम लोग को पेमेंट चाहिए। हम लोग पैसा किसके लिए कमाता है? घर परिवार के लिए पैसा कमाता है। 100 आदमी का तो पैसा के गया है, पैसा नहीं देता है, भाग गया सब। और सीधा बोलता है कि पीरामल हमको पैसा नहीं देती, इसके लिए मैं तुमको नहीं देता हूँ, जो करने का करो, पीरामल देगी तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, सीधा ऐसा बोलता है कंपनी।
पेंशन पास बनवाया, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। न खाने का व्यवस्था है न पीने का, इंसान मर सकता है भूखे प्यासे। 3,500 रुपया देकर बुकिंग किए हैं, तो बिहार छोड़ने की बात की है। खाते में 1 रुपये भी नहीं आया। बोल रहा था कि ऑनलाइन करो तो तुम लोग के खाते में जाएगा पैसा। मार्च तक काम किए, मार्च का पैसे तनख्वाह नहीं मिला, हम कब तक रहे उपास वहाँ। 1.5 महीना बैठे बैठे खा लिया सर, घर से पर पैसे मंगाया 1000 रुपया करके, किसी तरफ साइकिल लेके साइकिल से चल रहा हूँ सर। कोरोना को देखेंगे तो जान से बेकर खाए मरेंगे। कैसे आए हो नैनीताल से? पैदल आए हैं, क्या रखें हम लोग, पैदल आ रहे हो? हाँ। कोई गाड़ी क्या मिलेगा, आप परेशान हो गए, भूखे प्यासे मर गए वहाँ पे। खा लिया के मर जाएंगे तो रास्ता ही में मर सर जाएंगे। 100 आदमी का खाना आता है, उसमें 200 आदमी जाके जुड़ता है, थोड़ी सी करके चावल पता है, ठीक है, उसमें पेट भी नहीं भरता है। क्या करेंगे हम लोग, कोई फायदा भी नहीं है सर। 1 घंटा मैं सोता हूँ, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, दिन में चलता हूँ, रात में चलता हूँ सर। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से मैसेज आया हुआ है, सिर्फ ही नहीं यहाँ पे रुके, कुशीनगर से जाने। सुबह से 4 बजे लाइन से लगे हैं, यहाँ पर थे पुलिस वाले ने मार के भगा दिया रोड पे। जब बारिश होने लगी तो बाहर कर देते हैं। अब नहीं जाने देंगे तो अपना मर जाएंगे, अब क्या कर सकता हूँ भाई। 11 बजे रात तक बिना पानी पिए हुए हैं यहाँ पे, और देखो ये नंबर आया तो भेज दिए, पता नहीं के बाद देखिए एक दवा नहीं पहुँच पा रहा है हमारे घर। जिस देश को कर्जे के पैसे से, हजारों करोड़ रुपए के कर्जे के पैसे से बुलेट ट्रेन का अश्लील सपना दिखाया गया, इन पैदल चलते हुए मजदूरों की पीठ पर बुलेट ट्रेन का सपना अश्लील ही नजर आता है। जब मनीष कुमार को कोई मजदूर तपाक से कह देता है कि नैनीताल से पैदल चलकर आए। मनीष, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कर्मनाशा गए थे, वहां पर इतनी भीड़ और इतनी हलचल क्यों है? वहां पर आकर क्यों सबको रोका गया है उस जगह पे? देखिए, कर्मनाशा जो है वो बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा है, ये कैमूर जिला में आता है और यहीं पर बिहार सरकार ने अपना कैंप लगाया हुआ है, जहां पर लोगों की स्क्रीनिंग और रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। और यहीं पर पिछले 2 दिनों से जो पैदल यात्री आ रहे थे या जो किसी अन्य माध्यम से आ रहे थे, या यूपी की सरकार ने उन्हें बसों से छोड़ दिया, तो वहां पर बिहार सरकार ने बसों का इंतजाम किया है। और साथ ही साथ कल से एक ट्रेन भी चला रहे हैं जो भभुआ से सीधे कटिहार जाती है और रास्ते में 2-3 इसका स्टॉपेज हैं। लेकिन अब चूंकि वहां पर आज हमने देखा करीब 20,000 से अधिक लोग थे, तो वहां का जिला प्रशासन जो है वो अन्य और अधिक ट्रेनें चलाने का उसने प्रस्ताव भेजा है। और शायद लगता है कल से जो है इसी भीड़ को डीकंजेस्ट करने के लिए और ट्रेनें चलाई जाएं। लेकिन रवि, मेरा सवाल एक और है, उससे तो यही लगता ये है स्क्रीनिंग के नाम पर हो क्या रहा है वहां पर? जी, स्क्रीनिंग के नाम पर हो क्या रहा है वहां पर? क्या इतने लोगों की स्क्रीनिंग करने की वहां पर क्षमता है? आज ही आप बता रहे थे कि बिहार में 124 प्रवासी मजदूर संक्रमित पाए गए हैं। रवीश, मैं आपको बता दूं, ये जो स्क्रीनिंग है, ये मुझे लगता है कि इस देश में कोरोना के नाम पर सबसे बड़ा फार्स है। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं कि आज सुबह तक बिहार सरकार के खुद के आंकड़ों के अनुसार 332 ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो पिछले दिनों ट्रेन से आए थे और वो संक्रमित पाए गए। तो सवाल ये उठता है, इसमें से अधिकांश जो हैं वो नई दिल्ली से 92 हैं, महाराष्ट्र से 78 हैं और गुजरात से 71 हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब इनकी स्क्रीनिंग वहां पर हुई थी तो ये बिहार में आके पॉजिटिव कैसे हो गए? दूसरी बात यह है कि जब बिहार अपने यहाँ आने वाले प्रवासी मजदूरों का जब टेस्टिंग करता है, रैंडम सैंपल लेके किया गया था, वो इतनी बड़ी संख्या में 332 की संख्या आज सुबह तक थी, शाम में वो हो सकता है कि वो संख्या जो है 375 तक चली गई हो। तो अगर बगल के राज्य झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो, जहां भी प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं, वहां पर अगर टेस्टिंग नहीं हो रही है तो वो अपने घरों को जा रहे हैं, तो उससे एक तरह से सोशल ट्रांसमिशन का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि डर बना हुआ है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि लग रहा है कि केंद्र सरकार इस बीमारी से निपटने के लिए उतनी गंभीर नहीं है, नहीं तो ये सारे नियम सभी राज्यों के लिए एक समान होते। रवीश जी, हमारे साथ गजाली साहब हैं चंडीगढ़ से। आज वहां पर हुआ क्या गजाली, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या है कि एक सूचना आती है, ये जो कैटेगरी बनाई गई है कि मजदूरों को, खास मजदूरों को जो भरेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनके मोबाइल पर सूचना जाएगी और जिनका रजिस्ट्रेशन
जिन्होंने कराया है उनके मोबाइल पे सूचना नहीं जा रही है, तो ये भगदड़ मची है। क्या इस कारण से, इस तरह की कई श्रेणियों के बनाने के कारण ऐसा हो रहा है? जी रवीश, इसके जो हैं 2-3 कारण हैं। चंडीगढ़ ट्राई सिटी, यहाँ पर 3 शहर हैं, चंडीगढ़ है और हरियाणा का पंचकुला है और पंजाब का मोहाली है। तो जब चंडीगढ़ में रहने वाले मजदूरों को ये रजिस्ट्रेशन के मैसेजेस जाते हैं तो एक तो कंफ्यूजन ये होता है कि जब आप जाने के लिए उस वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का मैसेज आता है, और आप कह लें कि ज़्यादा जागरूकता ना होने की वजह से कई जो मजदूर हैं वो ये समझ लेते हैं कि उनको मैसेज ये आया है कि आपको जाने की इजाज़त मिल गई है। कुछ कंफ्यूजन तो इस कारण था। दूसरा कंफ्यूजन ये रहा कि जिन मजदूरों को ये बताया गया कि कल आपके जिनके मोबाइल पे मैसेज आ गया कि कल आपको आना है, पहले बस स्टैंड पे आए, बस स्टैंड पे आपकी स्क्रीनिंग होगी, फिर बसों में आपको बिठाकर चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन ले जाया जाएगा। तो उन्होंने जो अपने उनके रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं जो दूसरे शहर में हैं, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया और तब वहां पर लोग पहुंच गए और इस वजह से भगदड़ मची। उसका और एक बात और कि हर शहर से जो है ट्रेनें नहीं चल रही हैं। तो पंजाब में, हिमाचल से कोई ट्रेन नहीं है फिलहाल, तो लोग वहां से भी पैदल आ जाते हैं ये सुन के। अब चंडीगढ़ से जिन लोगों को यहाँ से कहा गया कि आप नहीं जा सकते हैं, वो अब पैदल इसी हाईवे से जहां हम खड़े हैं, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे, अब वो अंबाला की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कंटिन्यूअस जो पलायन है कह लें और कंफ्यूजन दोनों एक साथ चल रहे हैं। शुक्रिया गजाली साहब जी। तो इन बातों से क्या पता चल रहा है? इन बातों से ये पता चल रहा है कि सरकार जो भी स्कीम बना रही है वो बहुत ही सीमित संख्या में लोगों को लाभ दे पा रही है। मिनिमम गवर्नेंस के नाम पर आप झूम रहे थे, तो देख लीजिए कि अब करना तो सब सरकार को है, कोई प्राइवेट कंपनी तो वहां नहीं लगी हुई है जाकर, वो तो मुआवजा मांग रही है सरकार से। तो एक तरह से ये जो सारी स्थितियां आई हैं उसके नतीजे में यही हुआ कि हमने गवर्नेंस को इतना कम कर दिया। और आप देख रहे हैं यहां तो कंफ्यूजन है, लेकिन मुंबई चलकर देखिए कि वहां व्यवस्था ही वैसी बनी हुई है कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो भी बार बार स्टेशन पर आ रहे हैं, थाने पर आ रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं और मायूस होकर लौट रहे हैं, जो सुनील सिंह ने ये रिपोर्ट भेजी है। गाड़ियाँ छोड़ी जा रही है श्रमिक स्पेशल, जो कि प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए, लेकिन बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि अभी भी मजदूर पैदल चले जा रहे हैं, टेम्पो या ट्रक में जा रहे हैं, अवैध तरीके से 3-3 रुपये भी लेकर जा रहे हैं। और साथ ही जो वैध तरीके से जाना चाहते हैं उनकी भी बड़ी संख्या है, जो कि अक्सर इस तरह से पुलिस थानों के बाहर आते हैं अपना पास बनवाने के लिए या अपना नंबर लग जाए फॉर्म भर कर देने के लिए। दरअसल पूरी जिम्मेदारी जो है वो नोडल अफसर को दे दी गई है। पुलिस का नोडल अफसर डीसीपी होते हैं और उनकी जिम्मेदारी कर दिया गया है कि वो जो भी प्रवासी मजदूर हैं गाँव जाना चाह रहे हैं उनका फॉर्म भरवाया जाए, उनकी सूची बनाया जाए और सूची बनाकर वो कंसर्न अफसर तक पहुँचाया जाए ताकि उनके लिए उनको इजाज़त मिले, गाड़ी भेजी जा सके। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मुंबई में बहुत से ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो कि अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे पुलिस स्टेशनों के सामने मुंबई के इस तरह की संख्या लगातार भीड़ दिखाई पड़ती है। इस तरह बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं पुलिस वालों की तरफ से। कई लोग हफ्ते भर से चक्कर लगा रहे हैं। कल बहुत सारी ट्रेन चालू हुई है, लोग ज़्यादा है, जैसे परमिशन आती है वैसे छोड़ रहे हैं। आप लोग को कहाँ जाना है आपको? झारखंड। तो फॉर्म भर दिया आपने? ये फॉर्म भरा वैसे। कब भर दिया? ये आज ही भरा। कुछ लोग थे जिनको की बस मिल गई वो चले गए, लेकिन अब जो भी इंतजार कर रहे थे, अब चूँकि आज कोई बस नहीं जाने वाली है, अब इन्हें अभी सभी को अनाउंस करके भेजा गया है कि आप घर जाइए, आपको जब फोन आएगा तब बुलाया जाएगा। कहाँ जाना था आपको? प्रतापगढ़ सर। प्रतापगढ़। यस। तो आज आपका नंबर नहीं लगा? नहीं, अभी तो कैंसिल कर दिए। कैंसिल कर दिया सर। जो भी बेनिफिट, जो भी योजनाएं आती है वो या तो एकदम लोअर क्लास को मिल रही है या फिर अपर क्लास को। मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम सर मिडिल क्लास को हो रही है। ड्राइवरों के लिए कुछ नहीं हो रहा है सर, टैक्सी टापे सब ड्राइवर मर रहे हैं खाने में, उनके पास पहुंच नहीं पाएगा ना। बताइए क्या करें, लड़के बच्चे कितना दिन ले भूखा रहेंगे? क्यों? खाना पानी राशन तो दे रही थी सरकार। हाँ, राशन मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग हमको कम से कम 1.5 घंटा यहाँ रोक दिए थे जी। तो हम ये सोचे थे कि अभी एक बार इनको बोल बता रहे थे जी। तो जब रोक दिए तो ये यहाँ गाड़ी खड़ा कर दिए जी। वो उतर गए, उसमें से अपने से उतरे जी। वहीं से हाथ जोड़ के यहाँ पर रहे थे जी। मेरे को बोले जाके थोड़ा मेरे तरफ से बोलो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आया यहाँ पुलिस वाले से, मैं नाम नहीं जानता हूँ जी। वो टेंशन में आ गए। आपका शिकायत है? बिल्कुल, वो टेंशन में आ गए। उनके सीने में पुनः दर्द उठा, पसीना हो गया, मैं मलते रह गया, चिल्लाते रह गया। जो है इनके दर्द नहीं हुआ एक को रति, एक भी रति।
जी जी दर्ज नहीं हुआ जी। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप जब सब खत्म हो गया तब बोल रहे हैं कि ले जाओ, जब सब खत्म हो गया, काम तमाम हो गया, तब बोले ले जाओ। अच्छा, ले जाओ। और अब हम चल रहे हैं अभिषेक के पास, जहां पर एक बड़ा सा क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। इसके बारे में भी बताइए अभिषेक, और इस बात के बारे में भी बताइए कि महाराष्ट्र क्या अपनी तैयारियों में लगातार फेल हो रहा है। वहां पर 24,000 से ज्यादा कोविड-19 के मरीज आ गए हैं। रवीश, मुंबई को समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि ये जो नंबर्स हैं वो इतने ज़्यादा हाई क्यों हैं। इसके लिए आप देखिए कि महाराष्ट्र, मेरा ये मानना है कि महाराष्ट्र एज सच फेल नहीं हो रहा है, महाराष्ट्र असफल नहीं है, बल्कि मुंबई का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत भारी है। इस वजह से यहाँ पे जो जनता है, यहाँ पे जो लोग, तीनों तरफ से हम समंदर से घिरे हुए हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। जो एक मैं आंकड़ा बार बार अपने दर्शकों के लिए दोहराता हूँ, मैं आज फिर से दोहरा देता हूँ, वो ये कि 7% ज़मीन पर तकरीबन 72% लोग रहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और बाकी की जो 63% या बाकी के जो फीसदी ज़मीन है उसके ऊपर या तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है या अमीर लोग रहते हैं। तो मुंबई ज़्यादातर झुग्गी बस्ती में बसी हुई है, इसलिए संक्रमण, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती है। और तो जो ये जो क्वारंटाइन सेंटर अकेला नहीं है, वो क्वारंटाइन सेंटर से ज़्यादा ये क्वारंटाइन हॉस्पिटल है। यहाँ पे मैं जहाँ खड़ा हूँ रवीश, आप इसको मेरे साथी मंडल दिखा सकते हैं। ये जो लंबा सा आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे आप सिर्फ बेड लगने हैं। यहाँ पे 500 बेड इस तरफ होंगे जो कि नॉन ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है उनके लिए है। दूसरा मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ। ये जो आपको ब्लॉक्स बंद किए हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन वाले पेशेंट्स रखे जाएंगे। 504 के करीब ऑक्सीजन पेशेंट्स यहाँ पे रखे जाएंगे। एक जो आप मेरे इस तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स रहेंगे। और ये जो पूरा अब लाइट चल गई है, तो आप इसमें ऊपर मेरे साथी अगर आपको दिखा सकते हो कि कितना लंबा चौड़ा है। ये तकरीबन 1.5 लाख स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल बनाया गया है। और यहाँ पर पैथोलॉजी भी है, यहाँ पर एक्सरे की भी सुविधा है। यहाँ पर कोविड का टेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो क्रिटिकल केयर, सेमी क्रिटिकल सारे जितने भी पेशेंट लाए जा सकते हैं वो लेके आएंगे। रवीश, हमें नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई वैसे भी बहुत बदनाम है बारिश के लिए। तो बारिश अगर जब सीज़न आएगा तो अस्पतालों में जगह वैसे भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी की बीमारियाँ होती हैं, लेप्टो, डेंगू, उसकी वजह से अस्पतालों पर लोड होगा, पहले भी लोड है। तो सरकार ने एक कोशिश की है, जो आप कह रहे हैं कि मुंबई तो फेल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में बाकी की जगहों पर हालत ठीक है, वहाँ पर इस तरीके की आफत नहीं है। मुंबई में ये जो सेंटर है, यहाँ पे 1008 बेड तैयार हो गए हैं। 16 तारीख से ये हॉस्पिटल जो है तैयार हो जाएगी। यहाँ पर तकरीबन 1,500 लोग काम करेंगे इस हॉस्पिटल में। ये 15 दिन में ये अस्पताल तैयार हुई है। इसके लिए जो लेबर हैं, जो MMRDA के लिए काम कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उनको सबको डाइवर्ट करके या उनको एक तरीके से बड़ी मदद लेके यहाँ पे किया गया है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि बहुत सारे राजनीतिक दलों को बहुत सारे टेंट बांधने का बहुत सारा अनुभव होता है रवीश। वो अनुभव उनको शायद इस समय इन चीज़ों पे लगाना चाहिए। जैसे MMRDA का इस मामले में काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो लोग एग्जीबिशन सेंटर बहुत अच्छे बनाते हैं। मेरा एक सवाल है, तो उन्होंने ये इस तरीके इतने सारे मजदूर इस बड़े से स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, क्या इनका कोई टेस्ट हो रहा है? इनकी कोई टेस्ट किया जाता है, सैंपल लिया जाता है, इनको सैनिटाइज किया जाता है, इनके हाथ को साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है? जी बिल्कुल। ये यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है कि MMRDA के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें जो लोग काम कर रहे हैं वो एक कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे इन्होंने पहले ही अपने लोग, जो SRA की बिल्डिंग थी या जो बिल्डिंग्स थी, वहाँ पे अपने लेबर्स को पहले ही शिफ्ट किया हुआ था। तो एक तरीके से MMRDA का प्लान तो था, क्योंकि MMRDA अभी भी 11,000 जो उनके मजदूर हैं उनको उन्होंने शहर से बाहर नहीं जाने दिया है। उन्होंने उनके लिए
जब लॉकडाउन है तब उन पे खाने का इंतजाम कर रहे हैं, उन्होंने ठेकेदारों को ज्यादा पैसा दिया है। एक कह सकते हैं कि ठीक ठाक सी बात है कि उनका लेबर वो इसलिए नहीं जाना देना चाहते क्योंकि मेट्रो का काम रुक जाएगा, जो ब्रिजेस शहर में बन रहे हैं, जो सड़क बन रही है, पूरा शहर खुदा हुआ है, वो सब ठप पड़ जाएगा। तो उन्होंने कोशिश की। ये जितने भी लोग हैं इनकी यहाँ पे टेम्परेचर चेकिंग होती है और असिम्प्टोमेटिक सारे लोगों को काम करने दिया जाता है। अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार है तो यहाँ पे नहीं रहने दिया जाता ये, लेकिन 24 घंटे काम चलता है रवीश यहाँ पे। ऐसी स्थितियों में भी अब देखिए आप, ये इस तरीके के पंखे जो है ना, बड़े बड़े पंखे पूरे इसमें लगाए जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये एक मॉडल हो सकता है रवीश। मैं इसको दिखाने के पीछे काफी उत्सुक इसलिए था क्योंकि ये एक हॉस्पिटल बन जाने के बाद 1000 बेड की एक और हॉस्पिटल क्रिटिकल केयर के लिए बन रही है। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ मेकशिफ्ट या टेम्पररी हॉस्पिटल अब सब जगह बनाएं, और ये उसका एक मॉडल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, वहां से हमें जानकारी देने के लिए। अभिषेक ने जो तैयारी बताई वो यही स्थिति बता रही है कि आने वाले दिनों में, खासकर जो जून का महीना आएगा, जुलाई का महीना आएगा, क्या हम उस पीक की तरफ बढ़ रहे हैं? 50 दिनों की तालाबंदी से हमें हासिल क्या हुआ? क्या हम इस संक्रमण को रोक पाए? भारत दुनिया के 10-12 देशों में आ गया है। कुछ ही दिनों में अगर ये संख्या 1 लाख से पार चली गई जिस रफ्तार से है, तो हम चीन से भी आगे निकल जाएंगे। तो हमने क्या तालाबंदी को सिर्फ स्लोगन समझा था, या इसमें अगर हमने कुछ किया था तो हमारा नतीजा क्यों नहीं अच्छा रहा? ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हिमांशु शेखर से बात करेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पैकेज बताया है वो बाउंसर की तरह सर के ऊपर से निकल गया है या गुगली की तरह बल्लेबाज चक्कर खा गया है। और आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। हिमांशु, बताइए, इतने लंबे चले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए क्या निकला? देखिए, उनकी 2 मुख्य मांगे थी। पहला ये कि उन्हें एक क्रेडिट गारंटी फंड बना के सरकार ये इंश्योर करे कि उनके पास ज्यादा क्रेडिट की सप्लाई हो, क्योंकि अभी वर्किंग कैपिटल अधिकतर जो छोटे और लघु उद्योग हैं उनके पास नहीं है। इस मांग को मैं कहूंगा कुछ हद तक सरकार ने माना है और एक 3 लाख करोड़ का एक कोलैटरल फ्री लोन की सुविधा मुहैया कराने का फैसला किया है। इसमें यह भी कहा गया है एक फंड ऑफ फंड बनेगा और साथ ही इक्विटी इन्फ्यूजन 50,000 करोड़ का एमएसएमईज में होगा। जो आर्थिक संकट झेल रहे हैं उनके लिए अलग से एक 20,000 करोड़ के फंड का भी प्रावधान इसमें किया गया है। लेकिन एक जो दूसरी मुख्य मांग थी कि जो वर्करों को पेमेंट नहीं हो पाया है लॉकडाउन के पीरियड के दौरान, वो पेमेंट सरकार को करना होगा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। और यही सबसे मुख्य वजह थी जिस वजह से मजदूरों का पलायन होता रहा है और उनके संकट और जो व्यथा है उसको हम लगातार रिपोर्ट करते रहे हैं। इस मांग पर आज वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा। पत्रकारों ने यह भी सवाल उनसे पूछा कितना नुकसान हुआ है लॉकडाउन के दौरान। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि हम कैसे अर्थव्यवस्था को रिवाइव करें। उनसे यह भी पूछा गया कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का ऐलान हुआ है वो फंड कहां से आएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो बोरोइंग है, जो कर्ज लेने का जो एक प्लान को रिस्ट्रक्चर किया है सरकार ने, वो एक पहल है इस दिशा में। बाकी जानकारी हम आपको बाद में देंगे। तो कई बड़े सवाल हैं जो अनसुलझे हैं और छोटे और लघु उद्योगों की 2 मुख्य मांगे थी। एक को सरकार ने माना है, एक पर सरकार ने अभी तक अपनी राय साफ नहीं की। तो मजदूरों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए जो छोटे एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग धंधों में काम करते हैं, उनके लिए अप्रैल, मई और जून की सैलरी का हिस्सा सरकार से मांगा गया था, वो नहीं मिला है जो हिमांशु बता रहे हैं। तो ठीक कहा शायद प्रधानमंत्री ने कि हमारे गरीब श्रमिक भाई तपस्या कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं इस तपती रेत पर, सड़कों पर, कोलतार की सड़कों पर जल रहे हैं, दुर्घटनाओं से मर रहे हैं। न जाने वो किसके सुख की कामना के लिए, किसके मंगल के लिए इस तरह की हाड़ तोड़ तपस्या कर रहे हैं। उनकी सैलरी का कोई इंतजाम नहीं हुआ।
ढिंढोरा इतना बड़ा पीटा गया। लेकिन खैर देखते हैं कि आने वाले दिनों के में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या निकलता है। उम्मीद क्यों आप बुधवार को खत्म करेंगे, जब इतने दिनों आप उम्मीद पे चलते रहे तो बृहस्पतिवार का इंतजार कर लीजिए। लेकिन देश की बात देखते रहिए, ओरिजिनल और खरी खरी बात इधर ही होती है 6 से 7। नमस्कार।